हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का 16 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 97 टॉपिक हम प्रीवियस 15 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। देन हम जानेंगे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX के बारे में। एक स्पीसीज चीता के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ पेयजल सर्वेक्षण के बारे में भी जानेंगे और चर्चा करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे डोकरा आर्ट किस स्टेट से संबंधित है। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में भी देखेंगे और चर्चा करेंगे क्रायोमैश टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के अंतर्गत जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ब्लॉकचेन के अंतर्गत, उसको किसी भी पर्सन के द्वारा देखा जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि पब्लिक क्रिप्टो करेंसी अलाउ करती है डिफरेंट लेवल ऑफ परमिशंस को यूजर्स के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है वह प्रोवाइड कराती है मोर प्रिवेसी देन पब्लिक क्रिप्टो करेंसी। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के अंतर्गत जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ब्लॉकचेन के अंतर्गत वे किसी भी पर्सन के द्वारा देखे जा सकते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा आप पब्लिक क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत कर सकते हैं, ना कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत। इसके अलावा जो सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी अलाउ करती है डिफरेंट लेवल ऑफ परमिशंस को यूजर्स के लिए, तो ऐसा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा किया जाता है, ना कि पब्लिक क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है जो कि अलाउ करती है डिफरेंट लेवल ऑफ परमिशंस फॉर यूजर्स के लिए, तो इसके कारण से ये मोर प्राइवेसी प्रोवाइड कराती है पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की अपेक्षा में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा C3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो RBI गवर्नर हैं उन्होंने वार्न किया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से संबंधित इसमें उन्होंने कहा कि अगर इसको ग्रो करने के लिए अलाउ किया जाता है तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकता है। इन्होंने रिसेंट की अभी जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था FTX, उसका जो क्रैश हुआ उस घटना का भी जिक्र किया, जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड है US की हिस्ट्री में। इसके अलावा अगर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो ये एक डिजिटल इनक्रिप्टेड और डिसेंट्रलाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड मीडियम है, यानी कि विकेंद्रीकृत मीडियम है। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी है ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड जो पब्लिक लेजर होता है, जिसको हम ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं, उस टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है। इसके अलावा ये रिकॉर्ड रखता है सारे ट्रांजैक्शंस का, जो भी इसके करेंसी होल्डर्स होते हैं उसको ये रिकॉर्ड उसके पास ये अपडेटेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक प्रोटेक्टेड रहता है। जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है, जो नॉर्मल जो करेंसी होती है उसकी अपेक्षा में ये प्रोटेक्टेड रहता है इन्फ्लेशन से। इसके अलावा इसके सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड आपको मिल जाता है ब्लॉकचेन के रूप में, और ये अप टू डेट होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन इसमें अप टू डेट होता है। इसके अलावा ये डिसेंट्रलाइज, इसमें जो करेंसी की आपको एक डिसेंट्रलाइज जरिया है, जिससे कि आपके किसी भी सेंट्रल बैंक की इसमें मोनोपोली नहीं होती। लेकिन इससे संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं। इसका जो यूज है इलीगल ट्रांजैक्शंस में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि डार्क वेब में आपको कोई ड्रग्स खरीदना है तो उसके लिए इसका यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी जो माइनिंग होती है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये एक एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है जो कि क्लाइमेट चेंज का भी कारण बन सकती है। इसके अलावा जो वल्नरेबल है, जो हैकिंग जो होती है उससे ये काफ़ी संवेदनशील है। इसके अलावा सारी जो क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो ये प्राइवेट इन नेचर होती हैं, लेकिन जो नो सिंगल बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई सिंगल बॉडी ऐसी नहीं होती जो इसको कंट्रोल करती हो। लेकिन इसके अंतर्गत जो टर्म है प्राइवेट और पब्लिक जो कि रेफर की जाती है, वह रेफर की जाती है इसकी प्राइवेसी के टर्म पर, कि वह कितनी ज़्यादा प्राइवेट है, यानी कि वह यूजर्स को कितनी ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड करा रही है। तो जो प्राइवेट जो होती है वह ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड कराती है पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की अपेक्षा में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की, तो इसके अंतर्गत जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ब्लॉकचेन के अंतर्गत वह देख सकता है, इसमें कोई भी पर्सन्स और एक्सेस कर सकता है इसके अंतर्गत।
इसके अलावा इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको ट्रेस किया जा सकता है वॉलेट एड्रेस के द्वारा, और इसमें जो अमाउंट है ये भी आपको डिसिफर कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो ये लेस प्राइवेट होती है, इसके जो एग्जाम्पल की बात करें तो बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइंस, ये आपके एक तरीके से पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की, तो ये अलाउ करता है डिफरेंट लेवल ऑफ परमिशंस फॉर यूजर्स के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो नेटवर्क है, इसमें जो वॉलेट एड्रेस है ये आपका हिडन होता है। इसके अंतर्गत जो भी आपके वॉलेट के अंतर्गत जो क्रिप्टो करेंसीज रहेंगी उसका एड्रेस हिडन रहेगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं वे भी इसके अंतर्गत हिडन रूप में छिपी हुई हो सकती हैं। इसके अलावा ये मोर प्राइवेसी प्रोवाइड कराता है पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज की अपेक्षा में। और इसके जो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मोनेरो, जेट कैश, डैश और होराइजन इसके एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। जैसे कि हम मानते हैं कि एलिस को सेंड करना है मनी बॉब के लिए, तो इसके अंतर्गत एलिस के द्वारा ट्रांजेक्शन शुरू किया जाएगा बॉब को मनी भेजने के लिए, और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट ब्लॉक इसमें क्रिएट हो जाएगा ऑनलाइन के रूप में, और ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांजेक्शन्स को। फिर इसके अंतर्गत जो भी यूजर्स होंगे उसके द्वारा इसको जो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा सभी यूजर्स के लिए, और इस ट्रांजेक्शन्स को सभी जो पार्टी होंगी इसके अंतर्गत वह नेटवर्क के ऊपर ये देख सकती हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो पार्टी होंगी नेटवर्क के ऊपर तो वह इसको अप्रूव करेंगी, और जो ट्रांजेक्शन्स है उसको वैलिडेट उनके द्वारा किया जाएगा। और जब इसको वैलिडेट कर दिया जाएगा तो ये ब्लॉक की फॉर्म में जो पहले से ही ब्लॉक की चेन बनी हुई है उसके अंतर्गत एक ब्लॉक के रूप में इनसे जुड़ जाएगा। और जब ये ब्लॉक इसके अंतर्गत जुड़ेगा तो ये एक तरीके से परमानेंटली इसमें रहेगा, और इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, और पारदर्शी रूप से ये सभी लोगों को दिखाई देगा। फिर जब ब्लॉक इसके अंतर्गत जुड़ जाता है तो ब्लॉक जुड़ने के बाद इसका जो ट्रांजेक्शन होता है, बॉब के पास जो मनी भेजनी थी एलिस को, तो बॉब के पास वह मनी पहुंच जाती है। इस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत वर्क करती है। इसके अलावा इस ट्रांजेक्शन्स के बीच में ब्लॉक से संबंधित कोई टेम्परिंग की जाती है तो उसका इमीडिएटली पता चल जाता है और उसको सिक्योर कर दिया जाता है। तो इस कारण से ये जो टेक्नोलॉजी है एक काफ़ी सेफ टेक्नोलॉजी है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी कि IDEX से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो IDEX है एक फ्रेमवर्क है, ये लॉन्च किया गया था 2018 में। ये प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म जिसके अंतर्गत को क्रिएशन किया जा सकता है, को डेवलपमेंट किया जा सकता है इन द डिफेंस सेक्टर। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो IDEX है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है DRDO के द्वारा यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो स्कीम है वह इनकरेज करती है इंडस्ट्रीज को, स्पेशली MSMEs को, कि वह स्टार्टअप स्टार्ट कर सके जो वेरियस डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो IDEX है यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस जो एक्सीलेंस है, ये लॉन्च किया गया था 2018 में, और ये प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म जिसके अंतर्गत को क्रिएशन किया जा सकता है, सह विकास किया जा सकता है, साथ ही साथ ये सह निर्माण किया जा सकता है डिफेंस सेक्टर में। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि IDEX है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है DRDO के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वह किया जा रहा है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी कि DIO के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट फंड स्कीम है वह लोगों इसमें इनकरेज करती है इंडस्ट्रीज को, जिसमें आपकी MSME और स्टार्टअप्स को, कि वे इसके अंतर्गत जो वेरियस डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित वह विकास कर सके, तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड स्कीम के द्वारा। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो DEX है वह इसके अंतर्गत जो 150th इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि एक माइलस्टोन है। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 150 कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें साइन किया गया है डिफेंस इनोवेशन के अंतर्गत, जो कि आपकी इनोवेशन फॉर डिफेंस जो एक्सेलेंस है उसके अंतर्गत। अगर हम बात करें इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है रिलेटेड है इंडियन नेवी प्रोजेक्ट से संबंधित, जो कि डिफेंस इंडिया जो स्टार्टअप चैलेंज के अंतर्गत
इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। ITS EX जो फ्रेमवर्क है, अगर इसकी हम बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 2018 के अंतर्गत, और ये प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म जिसके अंतर्गत को क्रिएशन किया जा सके, यानी कि सह निर्माण किया जा सके, साथ ही साथ सह डेवलपमेंट यानी कि को डेवलपमेंट किया जा सके डिफेंस सेक्टर में। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए, उनको भी इंगेज किया जाए डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर्स में इन द कंट्री। इसके अलावा जो IDX है ये इंप्लीमेंट किया जाता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि स्टैब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन के अंतर्गत। DIO की अगर हम बात करें तो जो डिफेंस इनोवेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्म किया गया था एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में, जो कि सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या है डिफेंस स्टार्टअप के अंतर्गत, तो ये एक तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, और ये फोस्टर करेगा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को इन द डिफेंस सेक्टर और एयरोस्पेस सेक्टर में। साथ ही साथ ये यूथ हैं इसके अंतर्गत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया की डिफेंस की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए, और ये जो इंपोर्ट करना पड़ता है हमें बाहर के देशों से जो डिफेंस इक्विपमेंट्स को, तो वह इंपोर्ट को रिड्यूस करना इस ये का एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे संबंधित अदर इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक है डेयर टू ड्रीम, जो ये कि एक तरीके का पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष में ये इनोवेशन कॉन्टेस्ट है जो कि सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स और जो भी इनोवेटर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफेंस इकोसिस्टम में। इसके अलावा एक स्कीम और है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड स्कीम, जिसके अंतर्गत ये इनकरेज करती है इंडस्ट्रीज को, और ये विशेष रूप से इनकरेज करती है MSME और स्टार्टअप्स को, जिसमें कि जो बैरियर्स डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं उन MSMEs को। और इसको जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है वह डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम सृजन पोर्टल की बात करें तो ये प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट सपोर्ट टू द MSME स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि आप यो प्रोवाइड करा सकती हैं जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन डिफेंस इक्विपमेंट्स में। तो इन इनिशिएटिव्स को ध्यान रखिएगा, डेयर टू ड्रीम, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड स्कीम एंड सृजन पोर्टल। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ITEX से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीता से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक ओनली लार्ज वाइल्ड मैमल है, स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है इंडिया से, यानी कि जो बड़ी जो जंगली स्तनधारी जो प्रजाति है वह ये केवल एकमात्र ऐसी है जो कि भारत से विलुप्त हो गई है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको प्रोटेक्ट किया गया है अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत, जो कि हमारी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है, जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो अफ्रीका जो चीता होता है स्मॉलर साइज में होता है कंपेयर टू द एशियाटिक चीता। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक ओनली लार्ज वाइल्ड मैमल है, स्पीसीज है जो कि एक्सटेंट हो गई है इंडिया से, तो ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। ये केवल एकमात्र ऐसी वाइल्ड स्तनधारी प्रजाति है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो प्रोटेक्टेड है अंडर द अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के अंतर्गत, जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो अफ्रीका चीता है ये स्मॉलर साइज में होता है कंपेयर टू द एशियाटिक चीता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका जो अफ्रीका चीता का जो साइज होता है वह लार्जर इन साइज होता है कंपेयर टू द एशियाटिक चीता, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी ये चर्चा में क्यों रहा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो फंड्स हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर्स और जो कंपेंसेटरी जो अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग जो अथॉरिटी है, जिसको हम कैंपा के नाम से जानते हैं, इसके जो फंड्स को यूज किया जाएगा जो अफ्रीकन जो चीता भारत में इंट्रोड्यूस किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत, तो उसके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट चीता की, तो इसको अप्रूव किया गया था 2020 में एज अ पायलट प्रोग्राम के रूप में, जिसके अंतर्गत रीइंट्रोड्यूस करना है एटलीस्ट 50 चीतास ओवर द नेक्स्ट 5 years।
और इसी के पार्ट के रूप में 8 चीता को नामीबिया से रीइंट्रोड्यूस किया गया कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत, जो कि श्योपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, सितंबर 2022 में। इसके अंतर्गत नेशनल जो टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है वह नोडल एजेंसी है, जो कि इसके अंतर्गत ऑथराइज्ड है फॉर फंडिंग एंड इसके सुपरविजन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इसके सिग्निफिकेंस की रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता के, तो ये रिस्टोर करेगा जो ओपन फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है उसके लिए उसको रिस्टोर करने में यह सहायता करेगा। साथ ही साथ उससे संबंधित जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करेगा, इनहेंस करेगा इकोसिस्टम सर्विसेज को, जैसे कि वाटर सिक्योरिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस एंड जो सॉइल मॉइस्चर जो कंजर्वेशंस है उसके लिए। क्योंकि चीता एक की स्टोन स्पीसीज है और की स्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एंटायर इकोसिस्टम को डेवलप होने में, और उसके पूरे एंटायर इकोसिस्टम को वह डिफाइन किया जाता है उस की स्टोन स्पीसीज के आधार पर। और ये की स्टोन स्पीसीज है वहाँ के जो ड्राई फॉरेस्ट हैं, जो आपकी वहाँ की जो झाड़ियों वाले जो फॉरेस्ट हैं, साथ ही साथ जो सवानास हैं उसके लिए। इसके अलावा ये एक ओनली लार्ज वाइल्ड मैमल्स है, यानी कि जो जंगली स्तनधारी जो प्रजाति है जो कि एक्सटेंट हुई थी इंडिया के अंतर्गत। साथ ही हम अफ्रीका चीता और एशियाटिक चीता के बारे में कंपैरिजन के रूप में देख सकते हैं। अगर आयुषीन स्टेटस की बात करें अफ्रीकन चीता की, तो इसका जो स्टेटस है वह वल्नरेबल है, जबकि जो एशियाटिक चीता है उसका जो स्टेटस है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा साइट्स के स्टेटस की बात करें तो अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत दोनों ही ये चीते इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग अराउंड 6500 से 7000 जो अफ्रीकन चीता है वह अभी जंगल में उपस्थित हैं, यानी कि प्रेजेंट है इन द वाइल्ड, जबकि ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एशियाटिक चीता है वह केवल 40 to 50 जो फाउंड किए जाते हैं केवल ईरान में। भारत में जो प्रजाति एक्सटेंट हुई थी वह एशियाटिक चीता ही थे, और भारत ये कोशिश कर रहा था कि एशियाटिक चीते को ही यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए ईरान से बात चल रही थी, लेकिन ईरान के द्वारा इसको रीइंट्रोडक्शन के लिए मना कर दिया गया। इसके लिए जो अभी 8 जो चीता हैं वो नामीबिया से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और वह चीता हैं अफ्रीकन चीता जो कि वल्नरेबल है। इसके अलावा अगर हम इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो अफ्रीका चीता होता है वह बिगर इन साइज होता है एशियाटिक चीता के कंपैरिजन में, जबकि जो एशियाटिक जो चीता होता है वह स्मॉलर होता है, और इसमें अंतर्गत जो पीला कलर होता है इसका कम होता है अफ्रीकन चीता की अपेक्षा में, और इसके जो फर होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फर होते हैं, और स्मॉलर हेड होता है इसका, और जो नेक होती है इसकी जो गर्दन होती है वह काफ़ी लंबी होती है। साथ ही इसकी जो आंखें होती हैं वह रेड कलर उनका आंखों का होता है, और ये जो देखने में लगती है जो कैट लाइक जो अपीयरेंस होता है वह इनका ज़्यादा होता है एशियाटिक चीता का। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया अफ्रीका चीता और एशियाटिक चीता के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, जिसको हम कैंपा के नाम से जानते हैं, तो इसके अंतर्गत जो एक्ट पास किया गया था 2016 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा, और इससे जो रिलेटेड जो रूल्स थे वे नोटिफाई किए गए थे 2018 में। अगर हम बात करें कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड की, तो ये इनेक्टेड किया गया था कि वह जो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के बिहाफ पर जो फंड आता है उसको मैनेज करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंतर्गत ये जो इसको मैनेज किया जाता था एडहॉक कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा। पहले इसको एडहॉक बेसिस पे बनाया गया था, फिर 2016 में इसमें कानून लाकर इसको एक तरीके से स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन की, तो ये एक तरीके से जो हम कोई भी जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट आता है उसको हम अगर फॉरेस्ट लैंड पर इंट्रोड्यूस करते हैं और जिसके कारण से जो फॉरेस्ट का लॉस होता है, तो उसके कंपेंसेशन के लिए ये फंड इसके अंतर्गत दिया जाता है, जिसके आधार पर जो अदर जो उस कंपेंसेशन है और फॉरेस्ट का, तो उसको अदर कहीं फॉरेस्ट लगाकर उसको कंपेंसेट किया जा सके। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो रूल बने हैं 2018 के अंतर्गत, तो उसमें जो 90% जो फंड है इसके अंतर्गत वह रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 90% जो इसके अंतर्गत जो फंड रहता है वह स्टेट गवर्नमेंट के पास, और जो 10% जो फंड रहता है वह सेंटर के पास ही रहता है। तो इसमें जो 95% जो फंड होता है वह स्टेट के पास, और 10% जो फंड होता है वह सेंटर के पास। इसके अलावा इसमें जो फंड है ये यूज किए जा सकते हैं आपका जैसे ट्रीटमेंट करना है कैचमेंट एरिया का, नेचुरल जो जनरेशंस करना है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस, मैनेजमेंट, रीलोकेशंस और जो आपके जो प्रोटेक्ट एरिया है उसको संरक्षित करने का प्रयास करना है, जैसे कि प्रोजेक्ट चीता। तो जो वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने का जो प्रयास है तो उससे भी इसको फंड दिया जा सकता है। इस तरीके के वर्क इस फंड के द्वारा किए जा सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा, इस पर जो 90% जो मनी होती है इस फंड के अंतर्गत वह स्टेट को दे दी जाती है, जबकि 10% केंद्र सरकार अपने पास रखती है। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेयजल सर्वेक्षण पर, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा स्टार्ट किया गया है ग्राउंड सर्वे ऑफ जो पेयजल सर्वेक्षण का, जो कि अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अमृत 2.0 के अंतर्गत है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पेयजल सर्वेक्षण है इसका उद्देश्य है कि हेल्दी कंपटीशन और मोटिवेशन जनरेट करना एमंग द स्टेट्स। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो थर्ड पार्टी एजेंसी है IPSOS एक प्राइवेट फर्म है जो कि कंडक्ट करा रही है सर्वेक्षण को। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वह ग्राउंड सर्वे करा रही है PGS के अंतर्गत, जो कि अंतर्गत आता है अमृत 2.0 के। तो ये जो सर्वे है वह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये इसका जो उद्देश्य है कि ये हेल्दी कंपटीशन और मोटिवेशन प्रोवाइड कराए एमंग द स्टेट। तो इसका जो उद्देश्य है वह हेल्दी कंपटीशन और मोटिवेशन प्रोवाइड कराना एमंग द सिटीज और जो आपकी जो लोकल बॉडीज हैं उनके लिए, ना कि स्टेट्स के लिए। तो ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो थर्ड पार्टी जो एजेंसी है IPSOS एक प्राइवेट फर्म है जो कि कंडक्ट करा रही है इसके सर्वेक्षण को, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्टार्ट कराया गया है ग्राउंड सर्वे ऑफ PJS के अंतर्गत, जो कि अंडर आता है अमृत 2.0 के। पेयजल सर्वेक्षण का उद्देश्य यह है कि हेल्दी कंपटीशन और मोटिवेशन प्रोवाइड कराए एमंग्स द सिटीज और जो अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में। इसके अलावा ये सर्व करता है मॉनिटरिंग टूल और एक्सेलरेटर फॉर द अमृत मिशन। इसमें जो वाटर यूटिलिटी जो सर्विसेज हैं, वाटर यूटिलिटी जो इसको यूज करती है, वाटर बॉडीज हैं, नॉन रेवेन्यू जो वाटर्स हैं, उनका इसके अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो इनोवेशंस अपनाए गए हैं, उसके अंतर्गत इसका जो फोकस एरिया है वह इसकी की है। साथ ही साथ इसमें जो बेस्ड किया जाता है सेल्फ असेसमेंट ऑफ सर्विस लेवल पर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है, सिटीजन का इसमें फीडबैक लिया जाता है। इसमें जो थर्ड पार्टी जो एजेंसी है IPSOS एक प्राइवेट फर्म है जो कि कंडक्ट करा रही है इस सर्वेक्षण को। इसके अलावा अगर हम बात करें अमृत मिशन के बारे में, तो ये कंटिन्यूएशन किया है अमृत 2.0 की। अगर हम बात कर लें तो अमृत मिशन को ही लॉन्च किया गया था जून 2015 में, जो कि जिसके अंतर्गत हर हाउस होल्ड को एक्सेस दिया जाएगा टैप वाटर्स का और जो अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर की जाएगी और सीवरेज जो कनेक्शंस हैं उसको प्रोवाइड कराने का इसके अंतर्गत अमृत के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया था। इसके अलावा जो अमृत जो 2.0 है इसका जो उद्देश्य है कि 100% कवरेज प्रोवाइड कराना वाटर सप्लाई का और जो हाउस होल्ड्स हैं और जो 4700 जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसके अंतर्गत। इसके अलावा ये कोशिश करता है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत इसको इनक्रेज किया जाए स्टार्टअप्स और जो एंटरप्रेन्योर्स को, जिसके अंतर्गत जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा इसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये एक तरीके का जो प्रोग्रेस है अमृत के लिए, जो वाटर नीड्स हैं, रिजुविनेट वाटर जो बॉडीज हैं उनको पुनर्जीवित करना, बेटर मैनेज करना, एक्यूफर्स को रीयूज करना, जो ट्रीटेड जो बेस्ट वाटर है उसको। तो इसके लिए ये एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर को प्रमोट करने का ये काम करता है। इसके अलावा जो 100% जो कवरेज है सीवरेजेस का, जो सेप्टेज जो टैंक होते हैं 500 अमृत सिटीज़ के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाना है। साथ ही साथ इसमें रिसाइकल करना है, रीयूज करना है ट्रीटेड वेस्ट वाटर का और जो एक्सपेक्टेड इसमें जो 20% जो टोटल वाटर नीड्स है सिटीज़ की वह इसके द्वारा इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ 40% ऑफ जो इंडस्ट्रियल डिमांड्स है इसके द्वारा जो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के द्वारा उसको प्रोवाइड कराना चाहिए।
साथ ही साथ इस मिशन के अंतर्गत जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो पॉल्यूटेड और जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल बनाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाएगा। जो पेयजल सर्वेक्षण है ये भी कंडक्ट कराता है सिटी के अंतर्गत, जो कि सर्टेन करता है कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वाटर का और जो वेस्ट वाटर है उसका रीयूज किया जा सके और जो वाटर बॉडीज सिटीज के अंतर्गत हैं उसकी मैपिंग इसके अंतर्गत की जा सके। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पेयजल सर्वेक्षण के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है एक वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो कि फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट यानी कि ऑनलाइन खरीदारी को फॉर द कॉमन यूज ऑफ जो गुड एंड सर्विसेज हैं वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केवल। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये प्रोवाइड कराता है टूल्स फॉर ई बिडिंग और जो रिवर्स ई ऑक्शन का भी इसके अंतर्गत ऑप्शन होता है जो कि फैसिलिटेट कराता है गवर्नमेंट के यूजर्स को, जिससे कि जो बेस्ट वैल्यू है उसकी उनकी मनी की उसको वह प्रोवाइड करा सके। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है एक वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो कि फैसिलिटेट कराता है ऑनलाइन खरीदारी को फॉर द कॉमन यूज ऑफ गुड एंड सर्विसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केवल। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी पीएसयूज हैं उनके लिए ये एक तरीके से ऑनलाइन खरीदारी का मंच प्रोवाइड कराता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये प्रोवाइड कराता है टूल्स फॉर ई बिडिंग के लिए, साथ ही साथ ये रिवर्स ई ऑक्शन का भी ये एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है जो कि उनकी जो गवर्नमेंट की जो मनी है उसकी बेस्ट वैल्यू उनको अचीव करवा सके। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अब ये चर्चा में क्यों रहा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्री है ये रोल आउट कर रही है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की सर्विसेज को थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर्स और जो इंडियन पोस्ट जो ऑफिसेस बने हुए हैं न्यू दिल्ली के अंतर्गत उनके द्वारा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, तो ये वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो कि फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन खरीदारी कॉमन यूज फॉर गुड्स हैं जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, साथ ही साथ इनसे संबंधित डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयूज के द्वारा खरीदारी इनके माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो खरीदारी है गुड्स एंड सर्विसेज की बाय द मिनिस्ट्रीज और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं वह इसके अंतर्गत मैंडेटरी है कि वह इसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विस अगर इसमें अवेलेबल हैं तो इसके माध्यम से ही वह अपनी खरीदारी करें। इसके अलावा इसमें ये प्रोवाइड कराता है 2 टूल जिसमें ई बिडिंग का भी ऑप्शन रहता है, साथ ही साथ रिवर्स ई ऑक्शन का भी इसमें ऑप्शन दिया जाता है जिसके अंतर्गत जो उनकी गवर्नमेंट की जो मनी की वैल्यू को वह बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत कम से कम इसमें 30 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट इसके अंतर्गत शामिल हैं जिनकी बर्थ 10 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके लॉन्च की, तो ये लॉन्च किया गया था 2016 में, जो कि एक तरीके से पारदर्शिता लाना चाहता था और इफ़िशियंसी लाना चाहता था। जो गवर्नमेंट जो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करती है तो और सर्विसेज को बाय करती है उनके लिए। इसके अलावा इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और अगर हम इसके रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो जो बम्बू मार्केट जो विंडो है जिसको ग्रीन गोल्ड कलेक्शंस के लिए इसको यूज किया जा रहा है, जिस बम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तो ये इसके लिए प्रोवाइड कराया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। इसके अलावा जो कंट्री ऑफ ओरिजिन इसके अंतर्गत मैंडेटरी किया गया है। जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट होंगे उसमें आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना आवश्यक होगा, जिसके अंतर्गत ये जो पोर्टल है इनेबल कर सकेगा जिससे जो बायर्स होंगे वे चूज कर सकते हैं कि ओनली दोज प्रोडक्ट्स जो कि आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन्स आपके जो इंडिया के अंतर्गत हैं तो उनको वे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। जो कि इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम जो 50% जो लोकल कंटेंट ही उनके द्वारा खरीदा जाएगा,
तो इससे उनको आसानी होगी, जिससे वे जान सकेंगे कंट्री ऑफ ऑरिजिन इसका कहाँ पर है, तो उसके आधार पर जो अपने 50% का जो लोकल कंटेंट एरिया का जो क्राइटेरिया है उसको ये फुलफिल कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोकरा आर्ट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो डोकरा है एक तरीके का मेटल कास्टेड आर्ट है जो कि यूज किया जाता था एंशियंट टाइम में लॉस्ट बैक्स कास्ट टेक्निक के अंतर्गत। यानी कि डोकरा आर्ट के अंतर्गत जो लॉस्ट बैक्स जो कास्टिंग जो टेक्निक होती है वह यूज की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये ट्रेडिशनल आर्ट है वेस्ट बंगाल का। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूज करता है ये जो नॉन फेरस मेटल का। तो इस तरीके की जो आर्ट है जो कि नॉन फेरस मेटल्स का ये यूज करता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो डोकरा जो आर्ट है एक मेटल कास्टेड आर्ट है जिसके अंतर्गत यूज किया जाता है लॉस्ट बैक्स कास्ट टेक्निक का। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो मोम ढलाई जो तकनीक होती है उसका उपयोग करके ये आर्ट बनाई जाती है और जो मेटल क्राफ्ट के द्वारा ये एक मेटल कास्टेड आर्ट है। इसके अलावा इसमें जो ट्रेडिशनल आर्ट है वेस्ट बंगाल की नहीं, ये बल्कि जो ट्रेडिशनल आर्ट है झारखंड की। तो ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक अपना पहले तरीके का ये क्राफ्ट है जिसके अंतर्गत ये यूज करता है नॉन फेरस मेटल्स को। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो बंगाल जो विलेज है लाल बाजार ऑन द बाउंड्री ऑफ झारखंड, और ये एक हब बन गया है डोकरा मेटल क्राफ्ट का। साथ ही साथ इसके लिए 2 प्लेसेस फेमस हैं वेस्ट बंगाल के डोकरा वर्क के लिए। एक है बिकना इन बानकुरा और साथ ही साथ दरियापुर इन बर्धमान। इसके अंतर्गत जो डोकरा है एक मेटल कास्टेड आर्ट होती है जो कि यूज करती है एंशियंट लॉस्ट बैक्स कास्टिंग टेक्निक का। और ये एक फर्स्ट ऑफ ऐसा एक प्रकार है जो कि यूज करती है नॉन फेरस मेटल्स का, जैसे कि आपकी कॉपर और उसके एलॉय और साथ ही साथ ब्रॉन्ज का। अगर हम बात करें लॉस्ट बैक्स कास्टिंग टेक्निक की, तो इसके अंतर्गत क्या जाता है, सबसे पहले एक मोम का यानी कि बैक्स का इसमें एक आर्ट बनाया जाता है। फिर उस आर्ट को जो बैक्स का जो मोम के अंतर्गत बनाया जाता है उसको किसी मिट्टी के द्वारा उसको कवर कर दिया जाता है, यानी कि मिट्टी की लेयर उस पर बनाई दी जाती है। इसके अलावा फिर उसको गर्म किया जाता है जिससे उसके जो नीचे वाले एरिया से उसके जो मोम गर्म होने के कारण ये पिघल कर इस जो एक होल होता है उससे उस मोम को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद उसमें जो एक कॉपर का या जो भी ब्रॉन्ज का, जैसे कि कॉपर और अन्य जो ब्रॉन्ज का इसमें उपयोग किया जाता है, तो उस मेटल को इसी होल के द्वारा उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर जब वह पूरी तरीके से जम जाता है तो उसके ऊपर जो मिट्टी का जो हमने परत चढ़ाई होती है उस मिट्टी की परत को उसमें तोड़ दिया जाता है और इस तरीके का आर्ट हमें उभर कर उसमें सामने दिखने लगता है। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से जो आपकी जो डांसिंग गर्ल बनी मिली है, तो उसको भी लॉस्ट बैक्स कास्टिंग टेक्निक के द्वारा ही तैयार किया गया है। इसके अलावा ये जो एंशियंट ट्रेडिशन है, ये वाला जो आर्ट है जो कि डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री के अंतर्गत लगभग 5000 ईयर ओल्ड है और ये ट्रेडिशनल आर्ट है झारखंड का, ना कि वेस्ट बंगाल का। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डोकरा आर्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो फर्स्ट पाम जो लीफ जो मैन्यूस्क्रिप्ट है म्यूजियम, ये इनॉग्रेट किया गया है तमिलनाडु के अंतर्गत। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पाम लीफ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ये एक वन ऑफ द ह्यूमैनिटी मोस्ट एंशियंट और वाइड मतलब बृहद रूप से इस टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसमिट किया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए इन अ रिटन फॉर्म, तो ये एक तरीके से जो पाम लीफ जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसका यूज किया जाता था। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये प्रोड्यूस किए जाते हैं 2 मेन टाइप्स ऑफ जो पाम्स होते हैं, एक है पामेरा और सेकंड है ताली पोर्ट। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो फर्स्ट पाम लीफ जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो म्यूजियम है वह इनॉग्रेट किया गया है तमिलनाडु के अंतर्गत, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसको जो इनॉग्रेट किया गया है वह केरला तिरुवनंतपुरम में उसको इनॉग्रेट किया गया है।
तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो पाम लीव्स यानी कि जो ताड़ के जो पत्ते होते हैं, इससे संबंधित जो पांडुलिपि है वह एक जनरेशन से, जो ह्यूमैनिटी है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नॉलेज के ट्रांसफर इन द रिटन फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता था, जिससे कि इनकी जो नॉलेज है वह प्रिजर्व रह सके। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये प्रोड्यूस किए जाते हैं टू मेन टाइप्स ऑफ जो पाम्स होते हैं, पाल्मेरा और तालीपोट के द्वारा, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। ये दो तरीके के पाम्स पर बनाए जाते हैं, एक का नाम है पाल्मेरा और सेकंड है तालीपोट। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा, जो पाम लीफ की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है यानी कि जो ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि है, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पाम लीफ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है म्यूजियम वह इनॉग्रेट किया गया है तिरुवनंतपुरम केरला के अंतर्गत। जो पाम लीफ है ये एक तरीके की मैन्यूस्क्रिप्ट्स है जिसके अंतर्गत जो ह्यूमैनिटी के जो मोस्ट एंशिएंट और जो बृहद जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है, उनको प्रिजर्व करने के लिए नॉलेज को रिटन फॉर्म में इन ताड़ के पत्तों में रखा जाता है। अगर आपने राम सेतु मूवी देखी हो तो उसके अंतर्गत आपको ताड़ के पत्तों के अंतर्गत जो रावण की जो लंका थी उसका मैन्यूस्क्रिप्ट्स उसके अंतर्गत आपको देखने को मिला होगा। इसके अलावा हम बात करें, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं टू मेन टाइप्स ऑफ पाम्स के अंतर्गत, जिसमें पाल्मेरा और तालीपोट का इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाल्मेरा जो लीफ की, ये एक थिक होती है और ये इनफ्लेक्सिबल होती है, जो कि समय के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल हो जाती है और ये ओवर द टाइम ये आसानी से टूट जाती है। इसके अलावा जो तालीपोट होती है ये थिनर होती है और ये मोर फ्लेक्सिबल होती है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वह एक्सेलेंट होती है और इसका जो आपको 600 साल के इस जो लीफ पे बने हुए जो पांडुलिपि हैं वह आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो मैनी यूनिक सोर्स है इंडिया के जो आपके नेपालीज और जो साउथ ईस्ट एशियन कल्चर के अंतर्गत रिलीजन में, इस तरीके के जो इनके जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंतर्गत ही इनके रिलीजन्स के बारे में, इसके जो सोर्सेस के बारे में इसमें काफ़ी लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रायोमैश टेक्नोलॉजी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है हेल्प करती है कि कोरल के जो लार्वा होते हैं उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर उसको संरक्षित रख सके। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये हेल्प करती है जो रीफ है उसको जो थ्रेटेंड है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, तो उसको बिल्ड किया जा सके। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि साइंटिस्ट के द्वारा भी सक्सेसफुली इसमें क्रायोमेश टेक्नोलॉजी के आधार पर फ्रीज और स्टोर किया गया है ग्रेट बैरियर रीफ के लार्वा को, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रायल है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो टेक्नोलॉजी है स्टोर कर सकती है कोरल लार्वा को -196 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो खतरा होता है रीफ्स के ऊपर, तो उस दौरान इसको बिल्ड करने में ये मदद करता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि साइंटिस्ट के द्वारा भी सक्सेसफुली क्रायोमेश टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए फ्रीज किया गया है, स्टोर किया गया है ग्रेट बैरियर रीफ के लार्वा को, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रायल है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर है D 1, 2 और 3। चलिए जान लेते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। जो साइंटिस्ट ने जो फ्रीज किया है ग्रेट बैरियर रीफ के कोरल्स को इन द वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रायल के रूप में, अगर हम बात करें साइंटिस्ट के द्वारा इसमें जो यूज की गई है क्रायोमेश टेक्नोलॉजी को, जो कि फ्रीज करती है, स्टोर करती है कोरल लार्वा को, ये हेल्प करती है जो आपकी क्लाइमेट चेंज है उससे संबंधित खतरा है रीफ के ऊपर, तो उसके लार्वा को उस दौरान संरक्षित करने का ये प्रयास करती है। और ये जो मैश टेक्नोलॉजी होती है ये स्टोर कर सकती है कोरल के लार्वा को -196 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको हम फ़ारेनहाइट में -320.8 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कोरल्स हैं ये एक तरीके की कैल्शियस रॉक होती हैं जो कि फॉर्म होती हैं स्केलेटन ऑफ जो माइन्यूट जो सी एनिमल्स होते हैं जो जिनको पॉलिप्स कहा जाता है उनके द्वारा ये बनी होती हैं। ये जो पॉलिप्स होते हैं ये कैल्शियम सॉल्ट से निकले होते हैं। इसके अलावा ये जो सी वाटर्स है उसके अंतर्गत ये एक हार्ड स्केलेटन्स अपने शरीर पर लगा लेते हैं जिससे कि इनकी जो सॉफ्ट बॉडी है वह संरक्षित रह सके। ये जो स्केलेटन्स हैं ये राइज करते हैं कोरल्स को। अगर हम कोरल्स की बात करें तो ये कॉलोनीज में रहती हैं और ये जो रॉकी सी फ्लोर्स होती है उस पर
उनका विकास होता है। और ये जो न्यू जनरेशन्स है, इसके जो स्केलेटन्स है जिसको डेड पॉलिप से ये बनते हैं, तो ये जिसमें ट्यूबुलर स्केलेटन्स भी होते हैं और जो कि ग्रो होते हैं अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शंस में, और ये सीमेंटेड फॉर्म में एक तरीके से रॉकी मास बना लेते हैं और इनको कलेक्टिवली कहा जाता है कोरल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें जो सैलो रॉक्स होती है क्रिएट होती है और जो डिपोजिशंस होता जाता है जिसको हम रीफ्स कहा जाता है, और ये जो रीफ्स होती हैं ये इवॉल्व होती हैं आइलैंड के रूप में। और ये कोरल्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कलर्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस नेचर्स, और इनके जो साल्ट्स के अंतर्गत जो जनरेट हो रहे हैं उसके आधार पर इनका कलर भिन्न भिन्न हो सकता है। इसके अलावा इनका जो कोरल्स है लगातार प्रोग्रेसिवली ये डेवलप होते जाते हैं और सी सरफेस के ऊपर, और जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम में ये आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल जो मरीन जो प्लांट्स होते हैं जिसको हम एल्गी कहते हैं, वह भी इसके अंतर्गत जो डिपॉजिट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को और कंट्रीब्यूट करते हैं कोरल के विकास में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आइडियल कंडीशंस क्या होती है कोरल की ग्रोथ करने के लिए, तो ये जो कोरल्स हैं ये जो ट्रॉपिकल वाटर्स हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के जो लैटिट्यूड में ये अधिकांश कोरल्स इसके अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा जो इनकी जो आइडियल जो डेप्थ होती है सी की, तो ये 45 मीटर से 55 मीटर बिलो सी सरफेस के अंतर्गत ही ये डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत होती है प्रचुर मात्रा में सनलाइट्स की। साथ ही इसका जो वाटर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वह 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और इसमें जो क्लियर जो सॉल्ट वाटर होता है वह इसके अंतर्गत जो कोरल ग्रोथ के लिए सुटेबल रहता है। और इसके लिए बहुत जो फ्रेश वाटर की अगर हम बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वाटर और काफ़ी ज़्यादा सलाइन वाटर इसके लिए हार्मफुल होता है पॉलिप की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इसमें जो एडिक्वेट मात्रा में पर्याप्त मात्रा में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और माइक्रोस्कोपिक मरीन फूड के लिए, ये जो इसको हम प्लैंकटन कहते हैं, वह इसके लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसके एग्जिस्टेंस के लिए। साथ ही साथ ये जो फूड सप्लाई है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करता है सीबर्ड साइड में, और जो कोरल जो ग्रो होते हैं जो सीबर्ड साइड की हम बात करें तट के पास में, तो वह इसकी जो ग्रोथ है वह काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स के बारे में, तो ये 3 टाइप की होती हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर और अटोल। फ्रिंजिंग रीफ्स वह होती हैं, ये इवॉल्व होती हैं जो आपके जो कॉन्टिनेंटल जो एरिया होता है उसके तट के पास ये एक तरीके से डेवलप होती हैं, और ये जो रीफ होती है वह सेपरेट रहती हैं कोस्ट लाइन से बाय द, इसके अंदर जो लैगून से जो भी ये सेपरेट रहती हैं वह काफ़ी छोटे लैगून से ये सेपरेटेड रहती हैं, और ये मोस्ट कॉमनली ये फाउंड की जाती हैं इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो बैरियर रीफ्स होती हैं ये आपको ऑफ शोर पर देखने को मिलेंगी, तट से दूर देखने को मिलेंगी, और जो आपके जो कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ होता है उसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं, और ये जो यूजुअली जो पैरेलल होती है कोस्ट लाइन उसके साथ में डिस्टेंस के साथ ही ये जनरेट होती हैं, और इसमें जो लैगून होता है वह काफ़ी बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ फ्रिंजिंग रीफ की अपेक्षा में, और ये लोकेट करता है बिटवीन द कोस्ट लाइन एंड बैरियर रीफ के बीच में। इसके बाद इसमें जो थर्ड जो स्थिति होती है वह अटोल्स के रूप में होती है, जो कि फॉर्म हो जाता है मिड ओशनिक रीजन में, और ये जो शेप्ड है एक सर्कुलर रूप में, ये सर्कुलर या एलिप्टिकल शेप के रूप में ये जनरेट हो जाता है, और ये जो सराउंड होता है सी के द्वारा, और इसकी जो 4 साइड्स होती है ये इसमें सैलो वाटर्स होता है, जिसको हम जो सेंटर के अंतर्गत जो होता है उसको हम लैगून कहते हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम देखने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत जो तट के पास आपको देखने को मिल रही हैं ये आपको फ्रिंजिंग रीफ्स हैं, साथ ही साथ तट से थोड़ा दूर तट के समांतर अगर हमें देखने को मिलेंगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, तो इसमें आपको छोटा लैगून देखने को मिलेगा। इसमें जो लैगून होता है काफ़ी सैलो होता है, लेकिन इसमें इसकी अपेक्षा में जो लैगून है थोड़ा बड़ा है। और जो अगर हम बात करें अटोल की, तो आपको इसके जो मिडिल रीजन में जो मिडिल जो ओशनिक रीजन है वहाँ पर आपको पूरी तरीके से लैगून देखने को मिलेगा, और ये चारों तरफ से जो कवर है वह सी सरफेस से ये कवर है। अगर हम इंडिया के जो लक्षद्वीप की बात करें तो वह एक बेहतरीन अटोल का उदाहरण है, और वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो रीफ पाई जाती है वह फ्रिंजिंग टाइप की ये रीफ पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ग्रेट बैरियर रीफ है वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैरियर रीफ है, और ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक तरीके जो ऑस्ट्रेलिया का कोरल सी है उसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा। इसको डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज एरिया इन द 1981 में। ये क्योंकि इसकी जो वैल्यू है यूनिवर्सल जो वैल्यू है काफ़ी इसकी आउटस्टैंडिंग है, इसके कारण से इसको वर्ल्ड हेरिटेज एरिया 1981 में घोषित किया गया।
इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें कोरल रीफ्स की, तो ये फाउंड किया जाता है गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, गल्फ ऑफ मन्नार अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालवन महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्रायोमैस टेक्नोलॉजी से संबंधित। चलिए इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।